दोस्तों, क्या हुआ जब एक मजबूर बाप ने अपने बेटे से बस एक छोटी सी मदद मांगी, लेकिन बदले में उसके बेटे ने जो उनके साथ किया, उससे पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई। हरिराम जी की उम्र 65 के पार थी, लेकिन चेहरे पर आज भी वही पहले वाली सादगी थी। आज वह दरवाजे पर बैठकर अखबार के पन्ने पलटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज उनकी आंखें धुंधली होती जा रही थीं। सिर में हल्का दर्द था और सीने में कुछ दबाव सा महसूस हो रहा था। पिछले 2 दिन से शरीर भारी लग रहा था, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उनका बेटा राहुल, जो अब एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करता था, पास के ही इलाके में अपनी बीवी के साथ रहता था। एक वक्त था जब वही बेटा हरिराम जी की उंगली पकड़कर स्कूल जाया करता था। आज वह इतना व्यस्त हो गया था कि महीने में एक बार आकर हालचाल ले ले तो बहुत समझो। हरिराम जी ने धीरे से मोबाइल उठाया, कांपते हाथों से राहुल का नंबर डायल किया। घंटी बजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आखिरकार कॉल उठी। हाँ पापा, बोलिए। राहुल की आवाज में थकान और व्यस्तता दोनों थी। बेटा, थोड़ा सा बुखार सा लग रहा है, शरीर भारी है। सोचा हॉस्पिटल चल लें। कुछ पल की चुप्पी हुई। फिर राहुल ने कहा, अभी ऑफिस निकल रहा हूं पापा, आप उबर कर लो ना। हॉस्पिटल पास ही तो है, मैं शाम को फोन करता हूं। कॉल कट गया। हरिराम जी कुछ नहीं बोले। फोन को धीरे से मेज पर रखा, दीवार पर टंगी अपनी बीवी की फोटो की ओर देखा, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। फोटो में वह हंस रही थी, जैसे कह रही हो, देखा अब सब कुछ अकेले करना पड़ेगा। उन्होंने कुर्ता बदला, झोला उठाया और घर के दरवाजे को ताला लगाकर धीरे धीरे चल पड़े। पड़ोस की बाई ने पूछा, बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं? हरिराम जी मुस्कुराए, जरा डॉक्टर को दिखाऊं? बहन जी, कुछ नहीं, बस यूं ही चेकअप। बस स्टॉप तक पहुंचने में ही पसीना पसीना हो गए, लेकिन आदत थी शिकायत करने की नहीं। एक ऑटो मिला तो खुशी हुई। खुद से मोलभाव किया, पैसे दिए और अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के बाहर भीड़ थी। मरीज, अटेंडेंट, कंपाउंडर, सबकी अपनी अपनी भाग दौड़ थी। हरिराम जी ने चुपचाप कतार में टोकन लिया, बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगे। हर कुछ मिनटों में उनका हाथ जेब की ओर जाता, मोबाइल निकालते, स्क्रीन देखते। कोई कॉल आया क्या नहीं? उन्होंने मोबाइल बंद किया और बगल वाले बुजुर्ग की तरफ देखा। वह अपने बेटे के साथ आए थे। बेटा पानी पिला रहा था, रिपोर्ट्स ले रहा था, हर काम कर रहा था। हरिराम जी का मन अंदर से हल्का सा कांपा, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान रखी। खुद से बोले, राहुल भी आता तो कहता, इतना लंबा इंतजार मैं नहीं बैठ सकता यहां। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। अब दोपहर हो गई थी। हरिराम जी की तबीयत थोड़ी और बिगड़ने लगी थी, लेकिन वह डॉक्टर के पास जाने से पहले बेटे की एक झलक देखना चाहते थे। उम्मीद अब भी बची थी कि शायद राहुल अब आ जाए, शायद लंच ब्रेक में, शायद। मीटिंग खत्म होते ही उन्होंने फिर फोन उठाया। इस बार कॉल नहीं किया, बस स्क्रीन पर राहुल का नाम देखा, फिर से रख दिया। पास बैठा एक लड़का बोला, बाबा, कोई आने वाला है आपको लेने। हरिराम जी मुस्कुराए, हाँ बेटा, मेरा राहुल आएगा, बड़ा बिजी रहता है लेकिन आएगा। दिया, कुछ नहीं बोला। उधर दूसरी तरफ राहुल एक कैफे में बैठा था। उसके सामने उसकी बीवी रिया बैठी थी। चलो ना एक सेल्फी लेते हैं, तुम ऐसे ही तो स्वीट लगते हो। राहुल मुस्कुरा दिया, कैमरा उठाया और क्लिक। इंस्टाग्राम ओपन किया, कैप्शन लिखा, चिलिंग विद वाइफी। फोटो पोस्ट हो गई, दुनिया को दिखाने के लिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। उसे याद भी नहीं रहा कि सुबह उसके पिता का फोन आया था और शायद अब भी वह अस्पताल में अकेले बैठे होंगे। हरिराम जी की तबीयत अब और बिगड़ने लगी थी। बेंच पर बैठे बैठे उन्होंने 2 बार माथा पकड़ा। एक बार खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पैर कांपने लगे। फिर धीरे से वापस। अब भरताल हमें पढ़े दी, सबसे प्रतीज के परे हमला को कार करके 2 साल कमाल करके बैठ गए। पास के एक स्टाफ ने देखा, बाबा जी ठीक हैं? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, बस थोड़ा चक्कर सा आ रहा है।
कुछ नहीं हो जाएगा। उस स्टाफ ने तुरंत पानी लाकर दिया और एक व्हील चेयर मंगाई। हरिराम जी को अंदर ले जाया गया। वॉशरूम के पास ही उन्हें चक्कर आया और गिर गए थे। हॉस्पिटल स्टाफ उन्हें उठाकर स्ट्रेचर पर ले गया। आईसीयू में एडमिट किया गया। ईसीजी, बीपी और बाकी टेस्ट शुरू हो गए। नर्स ने उनका मोबाइल उठाया, कॉल हिस्ट्री देखी। बेटा नाम सेव था, राहुल। उसने तुरंत कॉल किया। उधर कैफे में बैठे राहुल को फोन आया। नंबर अनजान था, इसलिए पहली बार तो उसने उठाया ही नहीं। दूसरी बार फिर आया। इस बार रिया ने कहा, कहीं पापा ने हॉस्पिटल से तो नहीं किया होगा। राहुल ने उठाया, क्या आप हरिराम जी के बेटे हैं जी? क्या हुआ सर, आपके पिताजी अभी अभी आईसीयू में शिफ्ट हुए हैं, हार्ट अटैक के लक्षण दिखे हैं, आप तुरंत आइए। राहुल की सांसें रुक गई, उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। रिया बोली, क्या हुआ? राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से बिल चुकाया और बाहर भागा। उधर आईसीयू के बाहर डॉक्टर अपनी टीम के साथ खड़ा था। इनकी हालत ठीक नहीं है, काश थोड़ी देर पहले लाया गया होता। हरिराम जी की आंखें बंद थीं, लेकिन दिल अब भी बेटे का इंतजार कर रहा था। उनकी जेब में रखा मोबाइल अब भी खुला था। स्क्रीन पर वही अधूरी चैट दिख रही थी, बेटा जल्दी आ जाना, थोड़ा डर लग रहा है। और उसी मोबाइल में आखिरी बार कैमरा से लिया गया फोटो भी था, जिसमें राहुल और रिया मुस्कुरा रहे थे। उधर राहुल सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था। दिल में बेचैनी थी, आंखों में डर। रिया चुपचाप साथ बैठी थी। अब बिना कुछ बोले उसके मन में भी अपराध बोध था। उसे याद आने लगा, सुबह जब पापा ने फोन किया था और वह बोल पड़ी थी, पापा का फोन आया है, और राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया था, अरे छोड़ो ना यार, उन्हें तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। वो हर शब्द अब सीने में नश्तर बनकर चुभ रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही राहुल सीधे रिसेप्शन की ओर दौड़ा। हरिराम वर्मा, आईसीयू कहाँ है? नर्स ने उसे 6वीं मंजिल का रास्ता बताया। राहुल लिफ्ट का इंतजार भी नहीं करता, सीढ़ियां चढ़ता है, पसीने में भीगा हुआ एक घबराया हुआ बेटा। उसके हाथ में मोबाइल है और बार बार व्हाट्सएप खोलकर वहीं चैट पढ़ता है, बेटा जल्दी आ जाना, थोड़ा डर लग रहा है। उसे यह लाइन अब एक चिल्लाहट की तरह सुनाई दे रही थी, जैसे हर दीवार उस आवाज को दोहरा रही हो। उधर आईसीयू में हरिराम जी की हालत और बिगड़ रही थी। ब्लड प्रेशर गिर रहा था, ऑक्सीजन का स्तर घट रहा था, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी आंखें पूरी बंद नहीं की थी। किसी के आने का इंतजार जैसे अब भी बाकी था। डॉक्टरों ने सीपीआर देना शुरू कर दिया। एक नर्स ने उनका हाथ पकड़ा, वो हाथ जो अब भी किसी की आहट को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। राहुल दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। डॉक्टर बोले, थोड़ा समय दीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। राहुल कांच के बाहर से देखता है, मशीनों की आवाजें, डॉक्टरों की भागदौड़ और स्ट्रेचर पर लेटा उसका पिता, वही इंसान जिसने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी नौछावर कर दी थी। रिया भी पीछे पीछे आ जाती है। राहुल वहीं जमीन पर बैठ जाता है, दीवार से सिर टिकाकर, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वह अपने कारिवात में कारण में कार करके बीजे की सामने हारती आपको समझ नहीं पा रहा। सब कुछ जैसे एक साथ सामने आ खड़ा हुआ हो। हर छोटी बात जिसमें पापा उसे फोन करते थे, हर कॉल जिसे उसने टाल दिया, हर बार जब उसने कहा, पापा मैं बाद में बात करता हूं, अंदर डॉक्टर की आवाज आती है, नो पल्स, स्टार्ट अगेन, 1 2 3। फिर मशीन की बीप रुक जाती है। एक स्थिर रेखा स्क्रीन पर दिखाई देती है। डॉक्टर चुप हो जाते हैं। सबने अपने अपने दस्ताने उतारे। एक गहरी सांस लेकर सीनियर डॉक्टर बाहर आता है। राहुल की आंखों में देखकर कुछ नहीं कहता, बस सिर झुका देता है। राहुल समझ जाता है। वह दरवाजे की तरफ दौड़ता है। कोई रोकता है, लेकिन वह जोर से कहता है, मुझे बस एक बार देख लेने दो। आईसीयू में घुसकर वह पिता के शव के पास जाता है। उस हाथ को पकड़ता है जो कभी उसके माथे पर स्नेह से रखा जाता था।
पिता के पास मोबाइल अब भी पड़ा होता है। राहुल उसे उठाता है। स्क्रीन अब भी वही चैट दिखा रही होती है जो कभी पढ़ी नहीं गई थी। बेटा जल्दी आ जाना, थोड़ा डर लग रहा है। राहुल वहीं बैठकर रोने लगता है, दबी हुई फूट फूट कर नहीं, बस चुपचाप, गले में फंसी सिसकियों के साथ, जैसे शर्म भी आ रही हो और अफसोस भी। बीवी उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन वह उसे भी हटाता है। अब किसी भी शब्द का कोई मतलब नहीं था। वह जानता था अब कुछ नहीं बदला जा सकता। डॉक्टर फॉर्मेलिटीज समझाने आता है, डेथ टाइम सर्टिफिकेट, बॉडी कलेक्शन, लेकिन राहुल कुछ सुन ही नहीं रहा। फिर उसे अचानक ध्यान आता है, पापा की जेब में वह पुराना रुमाल रखा होगा जिसमें वह मां की फोटो रखते थे। वह धीरे से पिता की जेब टटोलता है और वहां से एक छोटा सा कागज निकलता है, एक चिट्ठी हरिराम जी की लिखी हुई। कांपते हाथों से राहुल उसे खोलता है। राहुल बेटा, आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो, इसलिए सोचा एक चिट्ठी लिख दूं। बुढ़ापा क्या होता है यह शायद बताने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। तेरा फोन आ जाता है तो लगता है जैसे अभी भी इस दुनिया में मेरी कोई जगह है। मुझे कोई शिकायत नहीं बेटा, बस एक डर रहता है कि जब जरूरत पड़े तो तू दूर ना हो। मुझे तुझसे कभी दौलत नहीं चाहिए थी, बस थोड़ा वक्त चाहिए था। राहुल की उंगलियां कांपने लगती हैं। वो धीरे से पिता की देह के पास झुकता है, माथा छूता है और फुसफुसाता है, मैं बहुत देर कर गया पापा, बहुत देर। आईसीयू का एक बल्ब टिमटिमा रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, अब बहुत देर हो चुकी है। बाहर रात हो चुकी थी, लेकिन राहुल के जीवन में एक नया अंधेरा उतर आया था। अब कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं, कोई सेल्फी नहीं, बस एक मौन और वह अधूरी चैट जो अब हमेशा अधूरी ही रहेगी। शवगृह की ठंडी सफेदी में हरिराम जी का शरीर निशब्द लेटा हुआ था। फूलों से ढंग का चेहरा जिसे कल तक किसी ने देखा तक नहीं था, आज हर कोई उसे एकातक देख रहा था। राहुल पास बैठा था, बिल्कुल शांत, ना रो रहा था ना बोल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह भी थक चुके थे। चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। रिया भी बगल में बैठी थी, लेकिन राहुल ने उससे एक शब्द तक नहीं कहा था। पिछले कई घंटों से शव यात्रा की तैयारियां हो रही थीं। रिश्तेदार धीरे धीरे पहुंचने लगे थे। सबके चेहरों पर धूप था, पर कहीं ना कहीं सवाल भी। कोई धीरे से कह रहा था, बुजुर्ग थे, शायद समय आ गया था। तो कोई कहता, लेकिन अस्पताल कौन लेकर गया, बेटा तो साथ नहीं था ना। हर शब्द राहुल के कानों तक पहुंच रहा था, जैसे कोई अंदर घुसेड़ता हुआ तीर हो। उसे वह हर पल याद आ रहा था जब पापा ने उसे बुलाया था, लेकिन उसने कहा, अभी मीटिंग है, अभी ट्रैफिक में हूं, अभी वक्त नहीं है पापा। और आज वक्त था, लेकिन पापा नहीं थे। शव को घर लाया गया, वही घर जहां हरिराम जी ने जिंदगी गुजारी थी। उनकी कुर्सी वहीं थी जिस पर वह रोज बैठते थे। रेडियो पर पुराने गाने सुनते थे। दीवार पर उनकी पत्नी की पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसके आगे वह अक्सर दिया जलाया करते थे। राहुल उस तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ, चुपचाप बिना कुछ बोले। उस तस्वीर से जैसे सवाल टकरा रहे थे। कैसे बेटा निकला हमारा? उसने सिर झुका लिया। गांव से कुछ पुराने दोस्त भी आए थे। रामकिशन चाचा ने जब शव देखा तो आंखें नम कर लीं। अरे हरे राम, तू तो सबसे सीधा था, कभी किसी का बुरा नहीं किया, तू ऐसे चुपचाप चला जाएगा सोचा नहीं था। फिर उन्होंने राहुल की ओर देखा और सिर्फ एक बात कही, बेटा किसी का वक्त चला जाए वह तो चलता है, पर अगर वह वक्त अकेला जाए तो वह सबसे बड़ी बेइज्जती होती है उस इंसान की। राहुल ने कुछ नहीं कहा। शव यात्रा शुरू हुई। मोहल्ले के लोग साथ चल रहे थे। राहुल पिता का सिर थामे हुए आगे आगे चल रहा था। हर कदम भारी हो रहा था। रिया थोड़ा पीछे थी, हाथ जोड़कर नम आंखों से। श्मशान घाट पहुंचकर जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई तो राहुल के हाथ कांप रहे थे,
लकड़ी जलाने से पहले उसने अपनी जेब से वह चिट्ठी निकाली जो वह आईसीयू में पढ़ चुका था, लेकिन अब भी उसे पढ़ना चाहता था। मुझे कोई शिकायत नहीं बेटा, बस थोड़ा वक्त चाहिए था। यह लाइन जैसे हर लकड़ी की दरार में जल रही थी। राहुल ने चिता को अग्नि दी और आंखों से टपकती बूंदें राख में समा गई। पूरा माहौल शांत था, बस जलती लकड़ियों की आवाज, हवा में उड़ती राख और वह एहसास जो किसी बेटे को पूरी उम्र कचोटता है। कई घंटे बाद जब वह घर लौटा तो घर अब वैसा नहीं था। हर दीवार खामोश थी, हर चीज सवाल कर रही थी। पापा की कुर्सी अब खाली थी और अब उसमें बैठने का हक किसी को नहीं था। राहुल उसमें खाली थी, आज गटी ती दी 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 थी और आपको डेढ़ करने कुर्सी के पास बैठ गया। पापा का चश्मा, वो पुरानी डायरी और एक छोटा सा ट्रांजिस्टर मेज पर रखा था। ट्रांजिस्टर ऑन किया, आवाज आई, एक पुराना गीत उन लोगों के लिए जो अब सिर्फ यादों में रह गए हैं। गाना बजने लगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। अब कोई देखने वाला नहीं था, कोई चुप कराने वाला भी नहीं। यह रोना बाहर का नहीं था, यह तो आत्मा की चीख थी। रिया उसके पास आई और कहा, राहुल पापा चले गए, लेकिन तुम अभी भी उनके बेटे हो, माफी मांग लो। भले वह ना सुन पाए, लेकिन खुद को तो माफ कर सको। राहुल ने धीरे से कहा, मैं हर उस दिन के लिए शर्मिंदा हूं जब मैंने उन्हें टाल दिया, हर उस कॉल के लिए जो मैंने काट दी, हर उस बार जब मैंने कहा बाद में बात करता हूं। वह उसी कुर्सी पर सो गया, उसी कुर्सी पर जहां हरिराम जी बैठा करते थे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और सामने दीवार पर लटकती तस्वीर में हरिराम जी मुस्कुरा रहे थे। राहुल चुपचाप उस तस्वीर के सामने गया और पहली बार सिर झुकाकर कहा, पापा, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, अब कभी नहीं, टालूंगा आपको कभी नहीं। समय बीतता गया। हरिराम जी के जाने के बाद घर अब घर जैसा नहीं रहा था। हर कोना जैसे खाली हो गया था और हर दीवार जैसे कुछ कह रही थी, कुछ जो चुपचाप सालों से अंदर जमा था। राहुल उन दीवारों को अब गौर से देखने लगा था, जो पहले सिर्फ ईंट और पेंट लगती थी। अब उनमें वक्त की दरारें और पिता की परछाई दिखती थीं। सुबह की चाय अब खुद बनानी पड़ रही थी, लेकिन चाय का स्वाद कभी वैसा नहीं होता जैसा पापा बनाते थे। वह उबलते हुए पानी में अदरक की खुशबू तक पहचान लेते थे और कहते थे, बस अब गैस बंद कर दे बेटा, इससे ज्यादा उबली तो कड़वी हो जाएगी। लेकिन अब कड़वाहट चाय में नहीं, राहुल की जिंदगी में भर चुकी थी। रिया उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह हर कोशिश से दूर भाग रहा था। अब वह ऑफिस भी नहीं जा रहा था, ना ही किसी दोस्त से मिल रहा था। पूरा दिन बस घर में घूमते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे तक जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो जो शायद अब कभी नहीं मिलेगी। एक दिन उसने पापा की पुरानी अलमारी खोली। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, उनके स्टील के खाने का डिब्बा और एक छोटी सी लकड़ी की पेटी। पेटी में पापा की डायरी थी। राहुल ने वह डायरी खोली और पहला पन्ना ही पढ़ते ही उसकी सांसें थम गई। आज राहुल ने पहली सैलरी भेजी। दिल बहुत खुश है। मैंने कुछ नहीं कहा उसे, लेकिन उसकी माँ होती तो कितना खुश होती। वो हमेशा कहती थी कि हमारा बेटा हमसे दूर नहीं जाएगा। मैं भी यही मानता हूं। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज राहुल ने फोन नहीं उठाया। तीसरी बार ऐसा हुआ है, शायद बहुत व्यस्त होगा, लेकिन अंदर से कुछ टूटता है। हर बार फिर भी खुद को समझा लेता हूं, बेटा है मेरा, कभी गलत नहीं सोच सकता। राहुल का दिल बैठ गया। हर पेज पर एक दर्द था जो हरिराम जी ने कभी दिखाया नहीं था, सिर्फ लिख लिया था। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं चला जाऊं और राहुल मेरी बातें पढ़े तो उससे सिर्फ एक ही बात कहनी है, बेटा, कभी किसी को इतना इंतजार मत कराना कि वह अकेले ही चले जाए। वक्त बहुत छोटा होता है और बुजुर्गों की हिम्मत उससे
भी छोटी। राहुल ने वह डायरी सीने से लगा ली। अब किसी और से माफी मांगने का हक नहीं था, सिर्फ खुद से। उसी रात राहुल ने एक वीडियो कॉल किया अपनी कंपनी के एचआर को और कहा, मैं वापस आना चाहता हूं, लेकिन इस बार सिर्फ जॉब करने नहीं, कुछ बदलने। अगले दिन उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें कोई सेल्फी नहीं थी, कोई फैंसी कैप्शन नहीं, सिर्फ एक तस्वीर, उसके पापा की खाली कुर्सी। माता पिता जिंदा हैं तो उन्हें सिर्फ दवाएं नहीं, अपनी बातें दीजिए, क्योंकि जब वह चले जाते हैं तब बातें भी जवाब नहीं देती। उस पोस्ट पर हजारों लाइक आए, सैकड़ों कमेंट्स। लेकिन राहुल को अब किसी वायरल होने की खुशी नहीं थी। उसे सिर्फ यह लगता था कि शायद किसी एक ने भी वह पोस्ट पढ़कर अपने पापा को फोन कर लिया हो, तो उसके लिए यही सबसे बड़ी बात है। एक शाम वह पापा के कमरे में बैठा था, रेडियो ऑन रीस किया। वही गाने बजने लगे जिन्हें सुनकर पापा मुस्कुराते थे। राहुल ने कुर्सी खींचकर पास रखी और खुद जमीन पर बैठ गया। उसने पापा की चप्पलें देखी, पुरानी घिसी हुई, लेकिन हर रास्ते की गवाही देती हुई। रिया उसके पास आई और बोली, राहुल, चलो बाहर चलते हैं, कुछ बदलोगे तभी बदल पाओगे। राहुल ने कहा, रिया, मैं कुछ करना चाहता हूं, ऐसा जो सिर्फ मेरे पापा के लिए नहीं, हर पापा के लिए हो जो चुपचाप सब सहते रहते हैं। रिया ने पूछा, क्या? राहुल बोला, मैं एक छोटा सा फाउंडेशन शुरू करूंगा, वक्त दो नाम से, जिसमें हम लोगों को याद होगा, दिलाएंगे कि माता पिता को सिर्फ पैसा नहीं, समय चाहिए। हफ्ते में एक बार, कम से कम 1 घंटे, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बस बात करो। रिया की आंखें भर आई। पापा को आज तुम सबसे अच्छा गिफ्ट देने जा रहे हो। और वहीं बैठे बैठे राहुल ने अपने लैपटॉप पर एक वेबसाइट खोली, फाउंडेशन का पहला ब्लॉग लिखा, मैं वह बेटा हूं जिसने वक्त रहते कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो देर नहीं हुई, अपने पापा को एक कॉल कीजिए, बस इतना कहिए, आप कैसे हैं। उस दिन पहली बार राहुल को थोड़ा सुकून मिला, जैसे पापा कहीं से कह रहे हो, अब सही कर रहा है बेटा, अब सही कर रहा है। कई हफ्ते बीत चुके थे घर में, अब हर चीज वैसी ही थी, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हरिराम जी की वह कुर्सी अब किसी ने नहीं छुई थी। राहुल ने एक बार उस पर हाथ रखा था, लेकिन बैठा नहीं। वह कुर्सी अब उसके लिए सिर्फ फर्नीचर नहीं थी, वह एक एहसास थी, एक जिम्मेदारी, एक आदर्श जो अब हमेशा के लिए उसके अंदर बैठ चुका था। वक्त दो फाउंडेशन की शुरुआत हो चुकी थी। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। सोशल मीडिया पर वो पोस्ट वायरल हो गया था, लेकिन राहुल के लिए यह सिर्फ एक वायरल स्टोरी नहीं थी, यह उसकी आत्मग्लानि की परछाई थी जो अब समाज को आईना दिखा रही थी। हर हफ्ते फेन हथेली एमएस फेड फेन हथेली फाउंडेशन की टीम अलग अलग शहरों में जाकर युवाओं से बस एक सवाल पूछती थी, आपने अपने पापा से आखिरी बार दिल से बात कब की थी? जवाब में अक्सर लंबी चुप्पी मिलती थी। राहुल अब फिर से ऑफिस जाने लगा था, लेकिन अब वह जल्दी घर लौट आता था। उसके अंदर वह भाग दौड़ खत्म हो चुकी थी जो पहले उसे सफलता के नाम पर अंधा कर चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि सफलता वह है जिसमें माँ बाप की आंखों में सुकून हो। एक रविवार की सुबह राहुल बालकनी में बैठा था। उसके बेटे रोहन ने स्कूल बैग लेकर आवाज लगाई, पापा, आज पेरेंट टीचर मीटिंग है, चलेंगे ना? राहुल ने अखबार नीचे रखा और तुरंत बोला, चलो बेटा, अभी चलते हैं, आज मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन रहूंगा। रिया अंदर से मुस्कुराते हुए देख रही थी। यह वही राहुल था जिसने एक समय अपने पापा को ऊबर लेने के लिए कहा था, और आज वही राहुल अपने बेटे का हाथ पकड़कर स्कूल जा रहा था। सिर ऊंचा, दिल साफ। स्कूल में टीचर ने जब कहा, आपका बेटा बहुत मेहनती है और इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग है, तो राहुल की आंखें भर आईं। उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, यह अपने दादाजी पर गया है। घर लौटते वक्त रास्ते में राहुल रोहन को एक पुरानी बिल्डिंग दिखाने लगा, देखो बेटा, यह
वही हॉस्पिटल है जहां तुम्हारे दादा आखिरी बार गए थे। रोहन ने पूछा। क्या हुआ था पापा? राहुल ने उसकी उंगली अपने हाथ में ली और कहा, बस मैं बहुत लेट हो गया था। शाम को राहुल ने एक और काम किया। पापा की पुरानी कुर्सी को अच्छे से साफ किया। उस पर एक मागध का मागध का मागध का मागध का छोटा सा पीतल का नेम प्लेट लगवाया। हरिराम वर्मा, जिन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो कुर्सी अब उनके कमरे में नहीं बल्कि ड्राइंग रूम में रखी गई, ताकि हर आने वाला देख सके कि यह घर किसकी नींव पर खड़ा है। उसी शाम राहुल ने अपने बेटे से कहा, बेटा, इस कुर्सी पर बैठा नहीं जाता। इसे देखा जाता है, समझा जाता है। जब कभी भी गुस्सा आए या किसी से बात करने का मन ना हो, इस कुर्सी को देखना और सोचो, जिसने सब सहा वो कुछ कहे बिना मुस्कुराता रहा, तो हम क्यों नहीं समझ सकते? रोहन चुपचाप सिर हिलाता है और उस कुर्सी के पास जाकर अपनी किताबें रख देता है, जैसे अपने दादा को कुछ दिखा रहा हो। राहुल ने मोबाइल निकाला, पापा की आखिरी तस्वीर देखी, जिसमें वह बालकनी में चाय पीते हुए दूर कहीं निहार रहे थे। उसने धीरे से कहा, पापा, अब मैं देर नहीं करता, मैं अब वक्त देता हूं, और दिल से देता हूं। उसने एक मोमबत्ती जलाई और खिड़की पर रख दी। बाहर अंधेरा था, लेकिन उस मोमबत्ती की लौ में एक आत्मा मुस्कुरा रही थी। हरिराम जी चले गए थे, लेकिन अब वह सिर्फ एक याद नहीं, एक चेतावनी बन गए थे। उन सभी के लिए जो अपने माता पिता को बाद में कहते हैं। और आज उस घर में फिर से आवाजें थी, हंसी की, बातचीत की, सन्नाटे को तोड़ने वाली आवाजें। पापा नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षा हर दीवार में बस चुकी थी। अब राहुल जान गया था, कभी किसी को इतना इंतजार मत कराओ कि वह खामोशी में चला जाए, क्योंकि एक बार जब वह चले गए तो उनका जवाब कभी नहीं आएगा। चाहे आप कितनी भी बार पापा कहो, कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह बस हर बेटे के लिए एक शुरुआत थी। दोस्तों, हम आपके लिए एक से बढ़कर एक शानदार कहानी लाते हैं, लेकिन हमें अफसोस होता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि नीचे सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दो, और इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा उसको कमेंट में ज़रूर लिखो। दोस्तों, आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो हम सबके साथ ज़रूर साझा करें। मुझे आपकी कहानियां पढ़कर बहुत खुशी होगी।